डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। माय सेल्फ संजय। आज हम जनरल साइंस के रसायन विज्ञान के चैप्टर की बात करेंगे। पिछली बार हमने भौतिक विज्ञान के चैप्टर को लिया था, मापन व मात्रकों। आज हम रसायन विज्ञान का जो चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है द्रव्य व अवस्थाएं। अब द्रव्य व उनकी अवस्थाओं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, किसे कहते हैं द्रव्य? ब्रह्मांड की वह प्रत्येक वस्तु जो स्वयं का द्रव्यमान रखती है तथा स्थान घेरती हो, द्रव्य कहलाती है। सामान्यतः ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा और द्रव्य दोनों से मिलकर बना है। तो अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा के अलावा जो भी शेष बच रहा है वो क्या है? द्रव्य है। इसका मतलब ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या होगी? द्रव्य होगी, क्योंकि सभी अपना स्थान घेरती है। इसके अलावा स्वयं का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की, कि द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने ये वर्गीकरण लिखा है द्रव्य का। द्रव्य का वर्गीकरण सबसे पहले तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में किया गया है। शुद्ध पदार्थ को भी पुनः तत्व व यौगिक में बांटा गया है, और तत्व को धातु, अधातु, उपधातु व अक्रिय गैसों में बांटा गया है। यौगिक को कार्बनिक व अकार्बनिक में बांटा गया है, और मिश्रण को समांगी व विषमांगी मिश्रण में बांटा गया है। अब यहाँ पर जो मैंने ये वर्गीकरण लिखा है, इस वर्गीकरण के प्रत्येक पॉइंट की बात हम करने जा रहे हैं। द्रव्य को हमने पढ़ लिया है कि द्रव्य क्या होता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु द्रव्य है ना, क्योंकि सभी अपना स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो देखिए शुद्ध पदार्थ यानी वह द्रव्य जिसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब सबसे पहले तो हम शुद्ध पदार्थ को कंप्लीट रूप से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मिश्रण की ओर आएंगे। तो देखिए अब शुद्ध पदार्थ को जो इसके रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, तत्व एवं यौगिक। तो तत्व की बात करें, तत्व क्या होता है? वह पदार्थ तत्व होता है जिसको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह जो है, अगर मान लो C6H6 है, उसको तो अपन कार्बन हाइड्रोजन में तोड़ सकते हैं अलग अलग, लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन को और किस में तोड़ोगे? नहीं तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ होता है जिसको रासायनिक अभिक्रियाओं से आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, आगे नहीं तोड़ा जा सकता है, तत्व कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तत्वों के वर्गीकरण की। तो देखिए तत्व को जो है वो चार भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैसें। अब प्रत्येक को किससे याद रखोगे कि धातु कौन सी होती है, अधातु कौन सी होती है, उपधातु कौन सी होती है और अक्रिय गैसें कौन सी होती है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम अधातु की। तो देखिए आप अधातु को कैसे याद रखोगे? अधातु को याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। उस ट्रिक के आधार पर आप आसानी से अधातुओं को याद रख सकते हो। देखिए वो ट्रिक क्या है? कहे, नाना, पप्पू, से। अब नाना जो है वो एक बुजुर्ग आदमी है, तो जब पप्पू से कुछ कहेगा तो कैसे कहेगा? पुराने स्टाइल में, यानी ओल्ड स्टाइल में कहेगा। तो देखिए कहे नाना पप्पू से, ओल्ड स्टाइल से। देखिए अब इसके प्रतीक और इनके नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं इस ट्रिक के आधार पर। देखिए कहे इसका प्रतीक है C, नाना इसका प्रतीक है N, पप्पू P, ओल्ड O, स्टाइल S और से SE। अब इनका नाम क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। इसके अलावा कुछ अधातु और हैं जिसकी ट्रिक है फिर, कल, बाहर, आई,
आंटी। देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी। अब इसका प्रतीक क्या है वो देखिए, फिर मतलब एफ, कल मतलब Cl, बाहर मतलब Br, आई मतलब आई और आंटी मतलब 80। इसका नाम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये सारी क्या हो गई? अधातुएं हो गई। अब आप इनको आसानी से याद रख सकते हो। देखिए, कहे मतलब कार्बन, नाना मतलब नाइट्रोजन, पप्पो से मतलब फास्फोरस और ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम। इसी प्रकार फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन और आंटी मतलब एस्टेटिन। ये सभी अधातुएं हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उपधातुओं की। तो देखिए, उपधातुओं को आप कैसे याद रख पाओगे, क्या उसकी ट्रिक होगी, किस प्रकार से ट्रिक के आधार पर आप आसानी से याद रख सकोगे। तो सबसे पहले हम उसके ट्रिक देख लेते हैं। तो उपधातु कौन सी है? देखिए, बलराम, सीता जी, ऐसे सब टीपो। बलराम, सीता जी, ऐसे सब टीपो। अब यहाँ पे इनके प्रतीक क्या है और उनका नाम क्या होगा वो देखिए। बलराम से मतलब है बी, जिसका नाम है बोरोन। सीता से मतलब है एस आई, प्रतीक है इसका एस आई, जिसका नाम है सिलिकॉन। जी, जी से प्रतीक इसका होगा जीई और इसका नाम जो है वो है जर्मेनियम, जीई। ऐसे, ऐसे मतलब एस और इसका नाम है आर्सेनिक। इसी प्रकार सब, सब मतलब एस बी, इसका नाम है एंटी मनी। और टी का मतलब है टीई, जिसका नाम है टेल्यूरियम। और पो, तो मतलब पीओ, जिसका नाम है पोलोनियम। ये सारी क्या है? सारी की सारी उपधातुएं। उपधातुएं क्या होती है? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाए जाते हैं, उपधातुएं कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस होती क्या है? अक्रिय गैस वह तत्व होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तत्व के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसको कहा है अक्रिय, मतलब क्रिया नहीं करती है, तो अक्रिय गैसें कहलाती है। इसे नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस। तो किसी भी नाम से अगर आपको पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है, या कौन सी अक्रिय गैस है, या कौन सी नोबल गैस है, या कौन से शून्य वर्ग के तत्व हैं, या कौन सी 18 वर्ग के तत्व हैं, क्योंकि शून्य वर्ग के तत्व भी यही होते हैं और 18 वर्ग के तत्व भी यही होते हैं, क्योंकि शून्य वर्ग 18 वर्ग को ही कहा जाता है। तो किसी भी नाम से पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा तत्व 18वें वर्ग में आता है, शून्य वर्ग में आता है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है या अक्रिय गैस। तो देखिए, आप सबसे पहले उनको याद कैसे रखोगे, पहले तो वो देख लेते, तभी तो आप पहचान पाओगे कि कौन सी अक्रिय गैस है। देखिए, इसकी ट्रिक है हरभजन ने आकर 6 रन लगाए। देखिए, हरभजन ने आकर 6 रन लगाए। अब इसके प्रतीक और नाम की बात करें तो हरभजन का मतलब He से है, जिसका नाम है हीलियम। ने यह प्रतीक है Ne, इसका नाम है नियोन। और आ मतलब Ar, जिसका नाम है आर्गन। नेक्स्ट कर, कर में यहां पे प्रतीक होगा Kr, इसका नाम है क्रिप्टोन, क्रिप्टोन। इसी प्रकार 6 से यहां पे प्रतीक होगा Xe, जिसका नाम है जिनोन। इसी प्रकार रन, यहां लगाए साइलेंट है, रन यहां पे प्रतीक होगा Rn, इसका नाम है रेडोन।
हर्बजन हीलियम, ने नियोन, आर्गन, कर क्रिप्टॉन, 6 जिनोन और रन रेडोन। ये सारी क्या है? अक्रिय गैसें हैं जो सामान्य परिस्थितियों में अन्य किसी तत्व से क्रिया नहीं करती। अब हमने पढ़ लिया है अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस। इन तीनों को आप आसानी से याद रख सकते हो। अब अगर मान लो आपको पूछ लिया जाए धातु कौन सी है, तो इन तीनों के अलावा जो भी आपको दिख रही है, मतलब अक्रिय गैस, अधातु और उपधातु, इन तीनों के अलावा जो भी तत्व आपको दिख रहा है वो सारे क्या है? धातु है। जैसे धातु की बात करें तो आयरन, Fe, ये इन तीनों में नहीं बताया मैंने आपको, न तो अक्रिय गैस में बताया, न उपधातु में बताया और न ही अधातु में बताया, तो ये क्या हो गया? धातु है। जैसे कॉपर, निकिल, जिंक, ये सभी क्या है? धातु है। अब इनके गुण क्या होते हैं देखिए, तो धातु के गुण की बात करें सबसे पहले। धातु जो है वो ताप व विद्युत की सुचालक होती है। ताप व विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। इसके बाद बात करें, धातु जो है वो तन्य होते हैं। तन्य से मतलब है धातुओं को तार की तरह लंबा किया जा सकता है फोर्स लगा के, वह गुण होता है तन्यता का। तो क्या कह सकते हैं अपन? धातु तन्य होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट गुण की बात करें, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय यानी धातु जो होती है, आपने लोहार को देखा होगा, उसको गर्म करके उस पर चोट मारता है, तो चोट मारने पर महीन चादरों में परिवर्तित होने योग्य। इसका मतलब धातु जो है वो आघात मतलब चोट को सहन करने योग्य है। तो ये क्या हो गई? आघात वर्धनीय हो गई। नेक्स्ट गुण की बात करें वो होता है प्रतिध्वनि पूर्ण, अर्थात इन पर चोट मारने से घंटी के समान ध्वनि उत्पन्न करने योग्य होते हैं। ये गुण कौन सा हो गया? प्रतिध्वनि पूर्ण। तो ये सारे गुण धातु में पाए जाते हैं। अधातु की बात करें तो अधातु जो है, अधातु वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? ताप विद्युत का कुचालक होता है, और न ही तन्यता का गुण दर्शाता है, न ही आघात वर्धनीयता का गुण दर्शाता है, और न ही प्रतिध्वनिपूर्ण का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार से अधातु और धातु दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट गुण दर्शाते हैं। अब तत्वों के बाद नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध पदार्थ का दूसरा पार्ट है यौगिक। तो देखिए यौगिक क्या होता है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता हो, यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल है C6H12O6, ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। अब इनका जो अनुपात है 6:12:6, 1:2:1, क्योंकि इनको हम सरल अनुपात में चेंज करेंगे तो 1:2:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो 1 अनुपात में है, हाइड्रोजन 2 अनुपात में है, और ऑक्सीजन क्या है? 1 अनुपात में। तो निश्चित अनुपात में तत्वों के रासायनिक संयोग करने पर किसका निर्माण हो रहा है? यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो गया? यौगिक होगा। अब ये यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले बात करें कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में कार्बन इनका मुख्य घटक होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड होता है, बंध बनाए हुए होता है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और फ्लोरीन भी हो सकते हैं। यानी कार्बन के साथ में कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कार्बन, फ्लोरीन आदि बॉन्डेड रूप में पाए जा सकते हैं। ये है कार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल में जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि, ये सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें अकार्बनिक यौगिक की। तो देखिए इन यौगिकों में मुख्य घटक कार्बन नहीं होता है, यानी इनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध
अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लें Na2CO3 धावन सोडा। अब इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध दिख रहा है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या कार्बन हाइड्रोजन बंध दिख रहा है? नहीं है। Na और Cl के बीच में आनिक बंध है, तो ये क्या हो गया? अकार्बनिक है। अब इसकी बात करें तो ये ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड उपस्थित है और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब ये कौन सा यौगिक हो गया? कार्बनिक यौगिक हो गया, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन मुख्य घटक क्या होगा? मुख्य घटक यहाँ पे कार्बन होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक कार्बनिक यौगिक होगा। तो ये तो बात हो गई यौगिकों की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्रण की। देखिए दो या दो से अधिक यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में इस प्रकार से मिलाया जाए कि उनके संघटकों का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। यानी उनको चाहे कितने ही अनुपात में मिला लो, लेकिन उनके जो संघटक होंगे, जैसे A और B दो यौगिक हैं, उनको हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने पर न तो A के रासायनिक गुण लुप्त होने चाहिए और न ही B के रासायनिक गुण लुप्त होने चाहिए, यानी दोनों के गुण जो है वहां पे उपस्थित होने चाहिए। वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब इनका अनुपात जो है वो कितना भी हो, चाहे इसको 10 ग्राम मिला ले और इसको 20 ग्राम मिला ले, चाहे दोनों को 20-20 ग्राम मिला लो, चाहे एक को 20 एक को 30 मिला लो, यानी कितने ही अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाओ, लेकिन उनके संघटकों का रासायनिक गुण क्या होना चाहिए? परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मिश्रण कहलाता है। अब ये मिश्रण जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। यहाँ पे हम देखिए भी समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक इस प्रकार से मिले हुए हो कि संपूर्ण मिश्रण समरूप हो। समरूप से क्या मतलब है? देखिए यानी इसमें प्रत्येक घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से मिला हुआ हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चीनी का जल में विलयन, यानी आप जल में जब चीनी को घोलते हो तो इसमें जो चीनी होती है वो पूरे जल में समान रूप से सभी स्थानों पर घुल जाती है। जैसे ये मान लो यहाँ पे जल के अणु है, अब इसमें जो चीनी के कण है वो समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया समांगी मिश्रण। नेक्स्ट बात करें विषमांगी मिश्रण की। तो देखिए विषमांगी मिश्रण क्या होता है? तो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक संपूर्ण मिश्रण में समरूप वितरित नहीं होते हो, यानी समान रूप से वितरित नहीं होते हो, यानी अलग अलग स्थानों पर घटकों का वितरण असमान हो। जैसे जल में तेल का मिश्रण, अब यहाँ पर जल में जब तेल मिलाया जाएगा तो तेल जो है वो जल के ऊपर की सतह पर तैरता रहता है। इसका मतलब संपूर्ण जल में तेल के जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित थोड़ी है, ये तो केवल ऊपर की सतह पर वितरित हो जाते हैं, नीचे जो है वो जल हो जाता है ज्यादा मात्रा में। इसका मतलब जब सभी घटक या प्रत्येक घटक समान रूप से वितरित नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार जैसे जल में रेत घोली जाए, अब जल में जब रेत घोली जाएगी तो आप सभी जानते हैं कि रेत जो है उसकी अधिकांश मात्रा उस जल की तली में बैठ जाती है। इसका मतलब रेत के प्रत्येक कण है वो समान रूप से जल में वितरित नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विषमांगी मिश्रण। तो इस प्रकार से समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये समांगी होगा और ये विषमांगी होगा। इसमें जो मिश्रण प्राप्त होगा वो समरूप होगा, जबकि इसमें जो मिश्रण प्राप्त होगा वो समरूप नहीं होगा, यानी इसमें एक रूप में नहीं पाया जाएगा। जैसे चीनी और शक्कर को मिला दे तो चीनी के जो कण हैं वो प्रत्येक स्थान पर समान थोड़ी होंगे, अलग अलग होंगे।
तो इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। जबकि हमने बात की समांगी मिश्रण की, चीनी को जल में मिलाया है तो जल में जो चीनी के कण है वो सभी स्थानों में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो ये समरूप हो गया, जल की तरह दिखने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया, समांगी मिश्रण है। इसके बाद हम द्रव्य में उनकी अवस्थाओं के नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।